इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे क्या, इलेक्शन, चुनाव। ठीक, तो इलेक्शन हम आपके कहते किसे, ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, यानी कि आपके संप्रभुता का हस्तांतरण। इलेक्शन में करते क्या हो कि जब आप किसी उम्मीदवार को वोट देते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने निर्णय लेने की क्षमता उस उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन से तात्पर्य जब आप स्वयं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनो, यानी कि जब जनता स्वयं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे तो डायरेक्ट इलेक्शन, और जब जनता स्वयं अपना रिप्रेजेंटेटिव ना इलेक्ट करे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, डायरेक्ट इलेक्शन जैसे एमपी लोकसभा, एमएलए, विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। अब नेक्स्ट यहां डायरेक्ट इलेक्शन में जिस मेथड्स का यूज करते हैं वो है कौन सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इन दोनों मेथड्स को समझ लें कि ये दोनों मेथड्स आपके क्या है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना, इलेक्शन सिर्फ एमएलए और एमपी का होता है, सीएम, पीएम और मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, ये अपॉइंटेड होते हैं। ठीक, पीएम को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और सीएम को अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है,
लिया नोट। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम कहते किसे हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता क्या है कि जब भी आपके यहां वोटिंग होती है तो यहां आपके बैलेट पेपर बनाया गया। ठीक, अगर ईवीएम है तो यहां ईवीएम हुई। ठीक है, बैलेट पेपर या ईवीएम में एक तरफ तो कैंडिडेट का नाम होगा, ठीक है, दूसरी तरफ होगा चुनाव चिन्ह। पार्टी का नाम नहीं होता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। ठीक, तो अब यहां होता क्या है कि एक तरफ है कैंडिडेट का नाम और दूसरी तरफ है चुनाव चिन्ह। अब आप जब भी वोट दोगे तो क्या करोगे, जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हो, अगर ईवीएम है तो उसके चुनाव चिन्ह के ऊपर क्लिक कर दोगे, और बैलेट पेपर है तो उस पर स्टांप लगा दोगे। ठीक, ये वोट देने का आपके होता है तरीका। अब मान लिया कि किसी भी इलेक्शन में आपके 100 वोटर हैं, टोटल वोट देने वाले कितने हैं, 100। ठीक है, 100 वोटर में से आपके 25 वोटर्स ने वोट दिया किसको, ए को, 26 वोटर ने वोट दिया किसको, बी को, 27 वोटर ने आपके वोट दिया किसको, सी को। अब बचे कितने वोट, 100 में से कितने हो गए, ये 82, 82 तो यही हो गए, बचे कितने, 18। तो इसका मतलब 18 वोटर्स ने दिया होगा किसको, डी को। तो 100 वैलिड वोट थे और इन 100 वैलिड वोट में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, सी को। तो इस सी को आपके विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये होती है सिंपल सी मेथड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक ऐसी मेथड है जिसमें जो वोट दिया जाता है वो डायरेक्ट कैंडिडेट को दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जिस कैंडिडेट को बैलेट वोट में से सबसे ज्यादा वोट मिल गए उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब यहां आपके अगर हम देखें, ठीक, 22 कितने बचे इसमें, हो गए पूरे 100। तब भी अगर हमने यहां देखा क्या, वैलिड वोट में से आपके सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, यहां सी को। तो सी को क्या घोषित कर दिया गया, यहां विजेता, ये घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसकी विशेषता क्या देखी, यहां जो वोट दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है, कैंडिडेट को। विजेता कैसे बनता है इसमें, वैलिड वोट के जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए उसी को विजेता घोषित कर दिया गया। अब यहां देखें तो ये जो आपके सिस्टम है इसका सबसे बड़ा आपके लाभ क्या है, बड़ी सिंपल सी मेथड है, अनपढ़ व्यक्ति भी वोट दे सकता है। बटन ही तो दबाना, जाके कोई भी दबा सकता है। ठीक, तो ये वोटिंग की बड़ी सिंपल मेथड है और ज्यादातर एक बार में इसमें डिसीजन हो जाता है। ज्यादातर टाई हो जाए तो अलग बात है, ऐसा होता नहीं है कि दो कैंडिडेट के बराबर वोट आ जाएं। ठीक है, बहुत संभावनाएं उसकी कम होती हैं। भले ही एक वोट से व्यक्ति जीत रहा हो लेकिन सामान्यतः जीत ही जाता है। तो सिंपल मेथड है, इजी मेथड है। ठीक, और एक्सपेंसिव भी कम है, टाइम भी कम लगता है इसे होने में। ठीक, क्योंकि ईवीएम पे एक बार आपने दबाया और ईवीएम की काउंटिंग हुई तो एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, सिंपल और लेस टाइम टेकिंग, ये दो प्लस पॉइंट हुए इसके। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, वोट देने वाले थे 100 लोग, लेकिन आपके जो व्यक्ति जीता वो सिर्फ कितने लोगों की पसंद था, 27, यानी कि मेजोरिटी जनता की भी पसंद नहीं था वो। क्योंकि मेजोरिटी जनता का मतलब क्या है, कम से कम 51 लोगों की तो पसंद होता। तो यहां यह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमी, कि यहां जो आपके कैंडिडेट जीतता है, कई बार ऐसा कैंडिडेट जीतता है कि वो मेजोरिटी जनता की भी पसंद नहीं होता। अब इसका घाटा क्या होता है, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही है इंडिया में जो आपके धर्म जाति को आपके बढ़ाता है। क्योंकि यहां हर कैंडिडेट को पता है कि उसका वोट बैंक क्या है और वो अपने वोट बैंक को टारगेट करता है सिर्फ, बाकी के किसी से उसे कोई मतलब नहीं है। जब ये व्यक्ति सिर्फ 27 वोट पे जीता है तो इसे बहुत अच्छे से पता होगा कि 27 वोट आए किसके हैं। तो ये अगले 5 साल पूरी तरह से बायास्ड होगा उन 27 लोगों के लिए, जिससे कि अगली बार भी उन्हें उन 27 लोगों का वोट मिल सके। ठीक, ये इंडिया में आपके सबसे बड़ा चैलेंज है, आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, इसीलिए भारत में आपकी जो राजनीति होती है वो कास्ट पे कंसेंट्रेट हो जाती है, रिलीजन पे कंसेंट्रेट हो जाती है। ठीक, तो डेवलपमेंट के इशू से हम हट जाते हैं और सिर्फ अपने अपने वोट बैंक को संभालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हमने यहां देखा क्या,
तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बेनिफिट इसका क्या है, सिंपल मेथड है, टाइम कम लगता है और जल्दी ये इस प्रोसेस पूरी हो जाती है। ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेशन पहली क्या है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो सामान्यतः मेजोरिटी की पसंद नहीं है। ठीक। दूसरी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ 27 वोट ही काम में आए, बाकी के सारे वोट ये तो बेकार ही चले गए ना, इनका कोई यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है। तीसरी खास बात यह है कि आपके ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें चूंकि जो आपके टारगेट वोट बैंक है वो बहुत कम है, इसी वजह से आपके कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को आपके बढ़ावा मिलता है। यह है आपके इसकी तीसरी लिमिटेशन। इसके बाद में अगला सिस्टम आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था।
चलिए नोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। अब इस व्यवस्था में करते क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से जब भी आपके इलेक्शन होगा तो यहां किया क्या जाता है कि सबसे पहले आपके कंट्री है या स्टेट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं, चुनाव क्षेत्रों में। यानी कि उसमें हम लेजिस्लेटिव की सीट्स डिसाइड कर देते हैं कि हाँ लेजिस्लेटिव में इतनी सीट होंगी। ठीक, मान लिया हमने डिसाइड कर दिया 100 सीट। ठीक, फिर हम देश के अंदर जितनी भी पार्टी हैं जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन लड़ना चाहती हैं सबको इनवाइट कर देते हैं कि आप सब पार्टी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में आ जाओ। अब आ गई पार्टी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। ठीक है, अब सब पार्टी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में आ गई तो अब यहां जो वोट होगा ना वो कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, वो पार्टी को दिया जाएगा। यहां पब्लिक अपनी चॉइस ये बताएगी कि उसे कौन सी पार्टी पसंद है। ठीक है, अब वोटिंग हुई, 40% पब्लिक ने कहा हमें बीजेपी पसंद है, 30% पब्लिक ने कहा कांग्रेस पसंद है, 20% ने कहा हमें सपा पसंद है और 10% ने कहा हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। हो गए 100% वोटर। ठीक, अब टोटल सीट कितनी थी यहां? 100% की वोटिंग वैल्यू भी आ गई कि लोग कहां वोट देना चाहते हैं, लोग किसकी सरकार चाहते हैं, लोग किसकी सीटें देखना चाहते हैं। तो अब यहां क्या किया जाएगा कि 40% जनता की पसंद बीजेपी है तो बीजेपी के खाते में 40 सीट डाल दी जाएंगी। कांग्रेस के में 30, सपा के में 20 और आम आदमी पार्टी 10। बीजेपी से कहा गया कि 40 सीट आपकी हैं, अब आपको किसको इस पर खड़ा करना है, किसको उतारना है, आप उतार लो। ठीक, ये तो पहले ही तय हो गया कि 40 उम्मीदवार बीजेपी के होंगे। अब ये कौन होंगे, कौन डिसाइड करेगा? जनता नहीं, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये 40 कौन होंगे। जैसे कि आपके राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में किसी स्टेट में यहां हो क्या रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जिस पार्टी को जितने परसेंट लोगों ने चूज किया है या जिस पार्टी को जितने परसेंट आपके वोट मिले हैं उसको उतने ही परसेंट सीट मिली है किसमें? लेजिस्लेटिव में। ठीक, तो अब यहां जैसे कि हम देखें फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल देखा हमने, जैसे हमने एग्जांपल लिया आपके यूपी का। यूपी में लिया किसका एग्जांपल? राज्यसभा। हर स्टेट में राज्यसभा की सीट अलग अलग है, तो राज्यसभा में हमने यूपी से डिसाइड कर दी है टोटल कितनी सीट? 40 सीट। 40 सीट का मतलब ये 100% सीट है, यही होंगी ना 100% सीट। ठीक, दूसरा हमने आपके देखा 40 होती नहीं 31 होती है यूपी में, ध्यान रखना, ये हम एग्जांपल देके बता रहे नहीं तो याद कर लो ये। ठीक, जिससे कि इजी हो जाए। दूसरा हमने देखा कि यहां आपके वोटर हैं कौन? राज्यसभा के वोटर होते हैं कौन? एमएलए। और यूपी के अंदर टोटल एमएलए हैं आपके 403, लेकिन हम लेके चल रहे हैं यहां कितने? 400, जिससे कि इजी कैलकुलेशन हो जाए। कितने एमएलए ले लिए हमने? 400। ठीक है, ये हो गए आपके 400 वोटर, तो ये कितने वोटर हो गए? 100% वोटर। अब हमने यहां देखा कि यहां जब यूपी में ये 400 वोटर है, ठीक, 400 एमएलए ही तो वोट दे रहे हैं आपके राज्यसभा के लिए, तो यहां आपके बीजेपी 60% एमएलए सिर्फ किसके हैं? बीजेपी। सपा 30% एमएलए। ठीक, बसपा के तो आपके हैं ही नहीं, बाकी के आपके अदर पार्टी, अदर पार्टी के कितने? 10%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 60% सीट उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की किसको मिलेंगी? बीजेपी। यानी कि अगर 40 सीट है तो 40 का 60% कितना? 24 सीट ये बीजेपी को मिल जाएंगी। 30 सीट सपा को, 30% कितना हो गया? 12 सीट ये सपा को चली जाएंगी। अब बची आपके 10% यानी कि 4 सीट ये अदर पार्टीज के खाते में चली जाएंगी। अब ये 24 सीट पे कौन राज्यसभा का एमपी बनेगा? ये बीजेपी डिसाइड करेगी, जो बीजेपी का चीफ होगा। ठीक, तो यहां राज्यसभा इलेक्शन में आपके इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तो तय है, ये सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी। यहां तो जो वोटिंग आपके होती है वो वोटिंग आपके नाम मात्र की वोटिंग है, क्योंकि जानी तो बीजेपी को ही है वो। ठीक, ये है आपके यहां सिस्टम। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो यहां हमने आपके देखा क्या कि इस मेथड में आपके हो क्या रहा है कि इस मेथड में आपके पहला तो ये किसी का वोट खराब नहीं हो रहा और हर व्यक्ति की जो पार्टी चॉइस है वो पार्टी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी या लेजिस्लेटिव में पहुंच रही है, चाहे वो कम सीट के साथ पहुंचे चाहे ज्यादा सीट के साथ। ये दूसरा फायदा, मतलब सबका प्रतिनिधित्व है, यानी रिप्रेजेंटेशन हर क्लास का, हर कम्युनिटी का मिल जाएगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक, और किसी का वोट खराब नहीं हो रहा। लेकिन नुकसान इसका आपके ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये बहुत। ठीक है, टाइम टेकिंग यानी पहले तो पार्टी का फेवर,
यहां वोटिंग हुई, फिर पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी, फिर वहां आपके फॉर्मल वोटिंग होगी, ठीक है। दूसरा आपके एक्सपेंसिव है, टाइम आपके ज्यादा लगता है और कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है। तो ये है आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के लॉस। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, कर लिया नोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का बेनिफिट क्या है, किसी का भी कोई वोट बेकार नहीं जाता और हर क्लास कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव में होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, ठीक। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है, लिमिटेशन, एक तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और दूसरा आपकी टाइम टेकिंग ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखा हमने इलेक्शन के टाइप और इलेक्शन की मेथड्स। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र में शासन प्रणाली। तो कितने प्रकार के गवर्नेंस सिस्टम होते हैं डेमोक्रेसी में?
बना लिया? समझना, डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी देश में जो आपके शासन प्रणाली होती है, गवर्नेंस सिस्टम, ये दो टाइप की हो सकती है। या तो किसी देश में होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या फिर किसी देश में होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये क्या होता है? ठीक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वह सिस्टम जो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड हो, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर। ठीक, और पार्लियामेंट्री सिस्टम वह सिस्टम जो कोलिजन ऑफ पावर यानी शक्ति संलयन के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड हो। अब कैसे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है आपके यूएसए में, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि सरकार के जो तीनों पिलर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए। ठीक, तो यूएसए के अंदर अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? अलग है। यूएसए के अंदर लेजिस्लेटिव को कहते हैं हम कांग्रेस, जैसे कि इंडिया में लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे यूएसए में कहते हैं क्या? लेजिस्लेटिव। ठीक, यूएसए में लेजिस्लेटिव को कांग्रेस, और यूएसए में एग्जीक्यूटिव होता है कौन? प्रेसिडेंट। अब वहां याद रखना कि यूएसए के अंदर आपकी जो एग्जीक्यूटिव होती है और जो लेजिस्लेटिव होती है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यूएसए में लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है अलग और एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन होता है अलग। भारत की तरह सिस्टम नहीं है, भारत में एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन ही नहीं होता। ठीक, भारत में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों गोलमोल होते हैं, मिले हुए होते हैं। भारत में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव के सदस्यों से मिलकर बनती है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब एब्सोल्यूट सेपरेशन, लेजिस्लेटिव अलग और एग्जीक्यूटिव अलग। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात यह है कि ये कोलिजन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है। अब इसका मतलब आपके क्या हुआ? इंडिया के अंदर आपके लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को, दो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। एग्जीक्यूटिव यहां दो प्रकार की, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, परमानेंट में ब्यूरोक्रेसी। अब इंडिया के अंदर आपके जो एग्जीक्यूटिव होती है, स्पेशली टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, इसका निर्माण किससे किया जाएगा? टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव उस पार्टी की होती है जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी हो। तो इसका मतलब जितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो सारे के सारे मंत्री विधायिका के भी सदस्य हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के मेंबर और लेजिस्लेटिव के मेंबर दोनों अलग हैं, दोनों का इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के मेंबर लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिर्फ लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन नहीं होता। ठीक, हमारे यहां इलेक्शन एमपी का है, मिनिस्टर का नहीं। ठीक, ये ध्यान रखना। तो सारे के सारे मिनिस्टर कौन है? ये पार्लियामेंट के पार्ट है, पार्लियामेंट के ही तो मेंबर है। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूएसए और पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया। अब यहां नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बुरे हैं, पहले समझ तो लो। कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं होती, चीज कितनी भी अच्छी हो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होगी, भले ही कम हो। क्लियर हुआ है? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके लेजिस्लेटिव के मेंबर एग्जीक्यूटिव के मेंबर से बिल्कुल अलग है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के सभी सदस्य लेजिस्लेटिव के भी सदस्य होंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव के सभी सदस्य एग्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं होंगे। यही समझ में आ रहा है ना इससे?
नोट करो। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अगला डिफरेंस समझना। हर देश के अंदर एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं हम डी जूरे हेड, नाम मात्र का प्रधान, और एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं हम डी फैक्टो हेड, वास्तविक प्रधान। इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस होता है? डी जूरे हेड, नाम मात्र का प्रधान, किसी देश के अंदर वह पर्सन जिस पर्सन के नाम पर उस देश का शासन चलाया जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वह पर्सन जिसके नाम पर देश का शासन चलाया जाता है वह पर्सन होता है डी जूरे हेड। ठीक। अब डी फैक्टो हेड, वह पर्सन जो देश के शासन को चलाने के वास्तविक निर्णय लेता है, ठीक, वो होता है डी फैक्टो हेड। यूएसए के अंदर आपके यूएसए का शासन चलाया भी प्रेसिडेंट के नाम पे जाता है और उस शासन को चलाने के निर्णय भी प्रेसिडेंट लेता है। ठीक। लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंडिया के अंदर आते हैं तो इंडिया के अंदर भारत का शासन चलाया जाता है किसके नाम पे? प्रेसिडेंट। लेकिन निर्णय कौन लेता है? यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ब्याह पे कौन? पीएम। ठीक। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपके आर्टिकल 53 क्या कहता है? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 77, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी कार्य प्रेसिडेंट के ब्याह पे किए जाएंगे। इनसे पता क्या चलता है कि प्रेसिडेंट इंडिया में डी जूरे हेड है। लेकिन आर्टिकल 74 क्या कहता है आपके? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य एवं शक्तियों का निर्वाह मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो इसका मतलब इंडिया में डी जूरे हेड है अलग और डी फैक्टो हेड है अलग। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, तो ये हमने आपके देखा क्या? डी जूरे हेड एंड डी फैक्टो हेड, ये दोनों आपके क्या होते हैं? ठीक। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड एक पर्सन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड अलग अलग पर्सन होते हैं। दोनों क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना। अब डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड का एक एग्जांपल और देके बताते हैं आपको। जैसे किसी घर का शासन किसके नाम पे चलाया जाता है? फादर, फादर के नाम पे चलता है ना। ठीक। लेकिन ये निर्णय कहां से आते हैं? ठीक। तो अपने घर में ही देख लो आप, डी जूरे हेड कौन है और डी फैक्टो हेड कौन है। तो देश में बाद में समझना, पहले घर में समझ लो। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो डी जूरे हेड मतलब जिसके नाम पे शासन चलाया जाता है। डी फैक्टो हेड मतलब जो शासन चलाने के निर्णय लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना।
तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की खास बात आपके ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बार एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन हो गया, मतलब प्रेसिडेंट एक बार यहां बन गया, ठीक, तो यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 4 साल। 4 साल से पहले तो इसे भगवान भी नहीं हटा सकता, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां हटाने की प्रोसेस नहीं है, यूएसए में भी प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट लाके हटाया जा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस इतनी कठिन है कि यूएसए के इतिहास में कभी किसी प्रेसिडेंट को हटाया ही नहीं जा सका। इसका मतलब यूएसए के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर एक बार एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हो गई यहां तो फिर उसे हटाना लगभग असंभव है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसे कभी भी हटाया जा सकता है। जिस दिन लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसी दिन आपके क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर कल आपके बीजेपी के पास 273 से कम एमपी रह गए तो कल ही सरकार चली जाएगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी कम होती है। अब दूसरा समझना, अब यहां क्या है कि जब आपके कार्यकाल का स्थायित्व बढ़ता है ना तो व्यक्ति डिक्टेटर बन जाता है फिर, क्योंकि इसे पता है यहां 4 साल से पहले इन्हें कोई हटा नहीं सकता। तो होता क्या है कि यहां जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहां एक तो है सिक्योरिटी ऑफ टर्म और दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को अपनी हर बात का जवाब लेजिस्लेटिव में नहीं देना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास 3 ही सब्जेक्ट होते हैं आपके, सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन। इन पे यूएसए का प्रेसिडेंट जब भी चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक, और ले लिया तो ले लिया, फिर वो आपके एग्जीक्यूटिव होना है डिसीजन। ठीक है, यहाँ की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्ट लाएंगे और 1 साल बाद वापस ले लिया। अगर ये यूएसए में होता तो बिल्कुल वापस नहीं लेते। ठीक है, तो यहां आपके क्या सिस्टम है कि यहां एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। कम होती है ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन यहां कार्यकाल की जब सुरक्षा हो तो व्यक्ति स्वाभाविक सी बात है ज्यादा बड़े डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और यहां एग्जीक्यूटिव को अपनी हर बात का जवाब यहां लेजिस्लेटिव में नहीं देना। इंडिया में सिस्टम दूसरा है। इंडिया में ये जो हर मंत्री है इसे संसद में जाके बैठना है और इसे अपने हर एक्शन का जवाब यहां पार्लियामेंट में जाके देना है। इसलिए इंडिया के जो मिनिस्टर है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन लगेगा विपक्षी पार्टी हमसे क्वेश्चन पूछेगी और क्वेश्चन पूछेगी तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, सबसे बड़ा यही कारण है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। ठीक, जैसे कि अब आपके दोनों सिस्टम की अपनी अपनी अच्छाई है। यहां स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रेसिडेंशियल में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भारत आपके स्वतंत्र हुआ था तो भारत को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं। कई बार स्टेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को घटा देती है। ठीक, सरकारी अधिकारी क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं होते? उन्हें पता है उन्हें कौन हटाने वाला है। अगर प्राइवेट कंपनियों की तरह उन्हें भी अपनी रिपोर्ट देना पड़े ना हर 3 महीने में, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे। यह है प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करती है। ठीक, तो ये आपके दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, ये हमने यहां देखा। अब अगला फीचर समझना प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में।
तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अब अगला फीचर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जितने भी मिनिस्टर्स आपके होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सारे के सारे मंत्रियों को एक बार में हटा सकता है, ठीक। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी भारत में प्रेसिडेंट सारे मंत्रियों को नहीं हटा सकता, एक मंत्री को तो हटा सकता है। अगर भारत में सारे मंत्रियों को हटाना है तो ये तभी होगा जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो इंडिया में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। अब यहां इतने सारे फीचर हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम के देखे और आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखे। अब यहां अगला समझ लो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट फीचर है क्या? स्टेबिलिटी, ठीक। बार बार चुनाव का झंझट नहीं है, यहां चुनाव 4 साल में ही होगा, ठीक, क्योंकि यहां सरकार कभी गिरती नहीं है, बन गई तो बन गई 4 साल। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि भारत में आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं लिया गया और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लिया गया? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए नहीं लिया गया कि सबसे पहले तो आपके जो इंडिया के अंदर जो नया नया देश जो हमारा स्वतंत्र हुआ है, वहां में स्टेबल सरकार से ज्यादा जरूरत थी रेस्पॉन्सिबल सरकार की, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। दूसरा, यहां आपके सिक्योरिटी ऑफ टर्म जो कार्यकाल की सुरक्षा है वो कहीं डिक्टेटर खड़े ना कर दे। अगर डिक्टेटर खड़े हो गए तो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में और पब्लिक के वेलफेयर में समस्या आएगी, ठीक। और तीसरी सबसे खास बात यह थी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें काम करने का इंडिया के लीडर्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक। अब देखते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को पहले तो इसलिए लिया गया क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने का एक्सपीरियंस था इंडिया के लीडर्स को, क्योंकि भारत में जो इलेक्शन था वो आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा पहले स्टार्ट करा दिया गया था 1909, 1919, 1935। यानी भारत के लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भारत के नेता थे वो काम करना सीख गए थे। दूसरा, इंडिपेंडेंट इंडिया में आपकी जरूरत थी किसकी? एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। और तीसरा, हमें एक डिक्टेटर सरकार नहीं चाहिए थी, ठीक। इसी वजह से हमने चूज किया किसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है। ये दोनों है आपके, दोनों में डिफरेंस। तो ये क्लियर हुआ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेमोक्रेसी में आपके आएगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का संकेंद्रण। कि डेमोक्रेसी में आपके कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी कि जो शक्तियों का संकेंद्रण है वो किसके पास होता है? क्योंकि किसी भी देश में आपके गवर्नमेंट के 2 टियर होते हैं, एक सेंटर और एक स्टेट, ठीक। तो पावर किसके पास में है? सेंटर के पास या स्टेट के पास, ठीक। तो इस बिहाफ पर आपके ये जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। अब इस बिहाफ पर आपके जो डेमोक्रेसी आपके होती है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन सी? फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था। तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम को हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मंडे होगी, ठीक है। अब जो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी वॉच कर रहे हैं, आप लोगों के जो डाउट है पूछो। रिकॉल इलेक्शन, रिकॉल आपके पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में टॉप लेवल पर नहीं होता। रिकॉल इलेक्शन सिर्फ वहीं हो सकता है जहां पॉपुलेशन या वोटर्स कम हो, ठीक। भारत में आपके कई राज्यों में पंचायत इलेक्शन में रिकॉल की व्यवस्था थी, लेकिन आपके धीरे धीरे ये भी समाप्त कर दी गई है। रिकॉल का मतलब आपने जिस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है, जनता चाहे तो मेजोरिटी से उसे वापस बुला सकती है, ये होता है रिकॉल इलेक्शन। रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली आपके होता क्या है कि जहां यूएसए के सिस्टम की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर जो आपके पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये ज्यादा एजुकेटेड है और ज्यादा अवेयर है, और यूएसए के अंदर पब्लिक को अपने राइट्स पता है। इसलिए अगर यहां गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं भी होगी तो पब्लिक कोर्ट का सहारा ले सकती है, ठीक। लेकिन भारत के अंदर पब्लिक ना तो एजुकेटेड है, ना ही अवेयर है, और ना ही यहां भारत के अंदर लोगों को अपने राइट मालूम है। इसी वजह से आपके भारत के अंदर पब्लिक कोर्ट का सहारा नहीं ले सकती। अगर गवर्नमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो ले सकती है, लेकिन पता ही नहीं है, ठीक। जहां पब्लिक अवेयर ना हो वहां रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक।
अब नेक्स्ट ऑनलाइन के सारे स्टूडेंट कौन सा बैच चलेगा, कब चलेगा, क्यों चलेगा, ये सारे मैनेजमेंट पे कॉल करके पूछो। टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, और फिर भी अगर कोई डाउट आप लोगों का रह गया है तो आप व्हाट्सअप कर देना अपने डाउट। ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट आप अपने डाउट व्हाट्सअप कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा।